छूने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज का बड़ा सवाल जो कि मोदी सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर है। क्या सवर्णों को आरक्षण देना चुनावी चाल है? क्या सवर्ण को आरक्षण देने की बात कहना अपने आप में एक चुनावी चाल है? और बात हम क्यों आपके सामने रख रहे हैं? आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए संविधान संशोधन क्या वाकई में संभव है? क्योंकि इसके लिए वक्त भी नहीं बचा है, बजट सत्र मात्र बचा है और इसमें आखिरकार सरकार क्या करना चाहती है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या आरक्षण की नीति अब मजाक बनकर रह गई है? क्योंकि अगर आप देखें 2016, 2015, 2013, 1978, 1991 तमाम मौकों पर जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बड़ा सवाल सिर्फ यही है कि आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की बात क्या अपने आप में एक चुनावी स्टंट है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, संगीत रागी जी संघ के विचारक, प्रोफेसर बद्री नारायण, अशोक भारती जी, अमित जमई जी समाजवादी पार्टी से, भवन दिलीप सिंह चौहान जी करनी सेना से और गर्ग चैटर्जी पुनर्कर एनालिस्ट और टीएमसी के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, अभी ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैं सीधे तौर पर आपसे यह जानना चाहता हूं संगीत रागी जी, ये चुनावी स्टंट नहीं तो क्या है? 10% अगड़ों को आरक्षण और वो भी आर्थिक आधार पर, जिसे कम से कम 8 दफे विभिन्न हाईकोर्ट और 2 दफे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। देखिए, मुझे लगता है कि या तो हम ये बात कर लें कि पूरा जो आरक्षण का प्रोजेक्ट है, जिसे हम एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट और रिप्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट के तौर पर लेते हैं, वो अपने आप में गलत है। क्योंकि आप पूरे समाज को आरक्षण के माध्यम से आप न एम्पावर कर सकते हैं, न ही पूरी तरीके से उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जहां तक यदि हम रूल्स के गेम को यदि हम मान लेते हैं कि ये सही है ही है और यही सही है तत्काल जी, तो वैसी स्थिति में जो ये बहुत दिनों से इस चीज की बात की जा रही थी कि समाज के अंदर सिर्फ जिनको तथाकथित दलित कहते हैं आप, वो दलित कोई होमोजेनस कैटेगरी। रागी जी, बहुत बुनियादी सवाल है। 4 महीने बचे हैं चुनाव को, 4 महीने पहले आप ये घोषणा करते ये जानते हुए कि ना तो आप संविधान संशोधन कर सकते हैं और ना ही इस मसले को कोर्ट के बाहर ले जा सकते हैं। देखिए, कम से कम 4 महीने में आप इसे लागू नहीं कर सकते। देखिए, वोट के लिए ही तो कर रहे हैं ना। देखिए, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि संविधान संशोधन करने के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। कल जो है वो सरकार जो लोकसभा में बिल ला रही है और वो संविधान संशोधन बिल भी ला रही है साथ में। कल यदि बिल आती है और यदि लोकसभा पास कर देती है तो मुझे नहीं लगता है कि राज्यसभा में जाने में, अभी एक बजट सत्र भी बाकी है। सो ये कहना कि अब सरकार के पास समय नहीं है, यदि सरकार के पास संकल्प है, यदि सरकार के ये संकल्प 4 महीने में ही आया है। नहीं, उसके पहले ये संकल्प नहीं था। देखिए, कल ये भी लोग प्रश्न कर सकता है कि आप 56 महीने निकलने के बाद अब सुध पड़ी है। 56 महीने के बाद देखिए, आप टाइमिंग पर प्रश्न कर लीजिए। मुझे लगता है कि यदि कोई निर्णय आया है तो उसे हम मान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। क्योंकि निर्णय पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा टाइमिंग पर चर्चा कर लें। अजय जी आज भाई प्रेम शुक्ला जी अभी हमारे साथ होते हैं, तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं है, तो मैं जरा उनसे समझना चाहता कि इसका मतलब क्या है। अजय जी, ये अब हम कह दें कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। मुझे लगता है संविधान संशोधन के द्वारा सरकार कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स 14-15 में बदलाव कर सकती है और करने के बाद यदि संविधान संशोधन, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी इस। प्रोफेसर बद्री नारायण इस वक्त कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर नारायण प्लीज कहिए। हाँ, मैं ये अजय जी आप ही के सवाल को रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं कि टाइमिंग, देखिए इस प्रश्न के 2 पक्ष हैं, एक नैतिक पक्ष है और एक इसका व्यवहारिक पक्ष है, पॉलिटिकल पक्ष रादर। नैतिक पक्ष तो ये है कि आरक्षण, नैतिक पक्ष के भी 2 भाग है। आरक्षण का आर्थिक आधार पे होना एक प्रश्न है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये चिंता सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये बीएसपी ने भी अपने बहुत बार ये बातें कही है, जो दलित राजनीति की विरोधा पार्टी है, कि अगड़ों को हम आरक्षण देंगे। कांशीराम भी कई बार कह चुके हैं। तो ये चिंता मुझे लगता है कि सब की है कि आरक्षण से जो एम्पावरमेंट हो रहा है, अभी सही कह रहे थे हमारे दोस्त कि
उससे सबको आप एम्पावर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरह का सिंबॉलिक डेवलपमेंट का जो डेमोक्रेसी ने बना दिया है रास्ता, और उसी से लोग खुश हैं उस झुनझुने से, तो वो झुनझुना एक ये भी है। लेकिन इस झुनझुने का जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि इसकी राजनीति क्या है। एक तो समय क्या आपने एकदम ठीक कहा कि 56 महीने क्यों नहीं ये सवाल सूझा, ये 4 महीने पहले ही क्यों सूझ रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पता है इसकी प्रोसीजर प्रॉब्लम भी हमें पता है कि संसद में जाएगा तो देखिए ढेर सारी पार्टी जो इवन सवर्णों का समर्थन भी चाहती हैं वो भी शायद ही इसके साथ खड़ी हों। और आपको एक चीज और बता दें कि सवर्णों में भी कोई इसको लेकर बहुत खुशी नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा झुनझुना बहुत बहुत पीनट्स है। ये उनके सवाल और बड़े हैं, उनकी अपने मार्जिनलाइजेशन की भी जो चिंता है वो भी एक अपने तरह की चिंता है तो वो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फायदे का सौदा है जो बीजेपी कर रही है। और इसकी टाइमिंग सचमुच एकदम इसके पूरी मंशा पर सवाल खड़ा करता है। कई बार होता है अजय जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मंशा पर सवाल खड़े करता है। प्रोफेसर नारायण मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अमित जमाई साहब को यहां शामिल करते हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या 10% अगड़ों के आरक्षण के लिए सहमति भरती है, या दरअसल आपको लगता है कि यह चुनावी स्टंट है और सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति है? अमित जमाई साहब। अजय कुमार जी, इस तरह का रिजर्वेशन का जो बात थी जी, पूर्व के जो हमारे प्रधानमंत्री रहे नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने जी अगड़ों को आरक्षण देने की वकालत करते हुए वो आगे बढ़े थे। और आपको याद होगा तब जो है कि सुप्रीम कोर्ट में औधे मुंह ये पूरा आरक्षण का प्रोविजन कांग्रेस का नरसिम्हा राव जी के समय में गिर गया था। बिल्कुल। तो क्योंकि आरक्षण जो है वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पे है, वो ना धर्म के आधार पर है ना वो जाति के आधार पे है। लेकिन एक मोटी बात मैं आपको बताऊं जी कि अगर आज ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला जी, उसके लिए पहले मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन ने यह तय किया कि उनमें किस किस तरह का पिछड़ापन है, कितनी गरीबी है, पूरा एक उसका अध्ययन होता है जी। तो अगर भाजपा करना चाह रही थी ईमानदारी से तो अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, पहले साल में करते और एक स्टडी बैठाते कि इनमें किस तरह का पिछड़ापन है। उसके बाद ये जाति जनगणना का जो पूरा मामला है वो देश के सामने नहीं आया है, इसमें संख्या कितनी है, संख्या किसी को नहीं मालूम है। तो सवाल ये है कि इन सब चीजों से प्रोविजन से आप गुजरे नहीं हैं तो ये आरक्षण तो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ढह जाएगा। जो जानकार है बद्री नारायण जी मूलतः ये कह रहे हैं कि पूरा नाटक है, पूरा स्वांग है। मैं आपको सही समझ रहा हूं जमीन साहब? ऐसी ये पॉलिटिकल फ्रॉड है, अपर कास्ट को ये मूर्ख समझ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। प्रेम शुक्ला, मैं आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, जनगणना को सामने लाना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप अपर कास्ट के साथ पॉलिटिकल फ्रॉड कर रहे हैं, इसकी टाइमिंग सवालों के घेरे में है, आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर 15 लाख रुपए का वादा। देखिए, जो फ्रॉड किया करते हैं उनको हर चीज जो है फ्रॉड नजर आती है। तो फ्रॉड जो है किसी अच्छी चीज को भी फ्रॉड कह सकते हैं। उनका जो है आजकल लोकतांत्रिक अधिकार, इस तरह के शरीफों को भी फ्रॉड कहना, फ्रॉड का भी लोकतांत्रिक अधिकार हुआ करता है, एक बिंदु। दूसरी बात, संवैधानिक संशोधन के आधार पर सिर्फ सवर्ण की बात नहीं है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जिनको आर्थिक रूप से जो वंचित हैं, उस वंचित वर्ग को भी आरक्षण का लाभ देना सबका साथ सबका विकास है। इसको जो है जातीय चश्मे से देखने वाले, हर राजनीति को धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले, अभी ये अमित जमाई जी कह रहे थे कि जो है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के संदर्भ में जब छाती कूटती है तब क्या धर्म उसमें शामिल नहीं होता है? प्रेम शुक्ला जी, जो करें वो कायदा है। प्रेम शुक्ला जी, जो है आर्थिक आधार पर सारे जो वंचित, लेकिन मुझे प्रेम शुक्ला जी मुझे बस इतना समझा दीजिए, 60 महीने की सरकार जिसमें से 56 महीने निकलने के बाद आज आपको अचानक ये याद आती है। और मैं आपके सामने संविधान के अनुच्छेद 16(4) को पढ़कर बताता हूं। आरक्षण किसी समूह को तब नहीं दिया जाता, किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, उसका आधार है जब पूरा का पूरा सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता ही एक शब्द है जो कि संविधान में है, आर्थिक असमानता है ही नहीं।
जी। आप किस तरीके से चीजों को परिभाषित करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? 4 संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना। गलत है अजय जी, इसीलिए संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान एक मिनट नहीं, अजय जी, आर्टिकल 15 संवैधानिक संशोधन के आधार पर इस तरह का आरक्षण संभव है। सबसे पहले तो यदि इसलिए जो है जो तथाकथित जो कास्ट की बात तो मैंने की नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं आरक्षण धर्म के आधार पर आरक्षण की साझेदारी करते हैं, तब वो संविधान के सारे अनुच्छेदों को अपनी सुविधा के अनुकूल विसारने का दुष्कर्म करते हैं जी। लेकिन आज आर्थिक वंचितों को न्याय देने की जब बात चल रही है जी, तो चूंकि टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए कि जब भी करते 5 वर्ष में इस देश में मैं आ रहा हूं आपके पास, हमेशा होते हैं जी। स्थानीय निकायों के अशोक भारती जी, अशोक भारती जी प्लीज, लोकसभा के चुनाव, अशोक भारती चाहे जब इस तरह का निर्णय लिया जाता, विरोधी जो है वो विरोध के लिए विरोध करने वाले टाइमिंग पर हमेशा सवाल उठाते, तो टाइमिंग पर अशोक भारती जी आपका जवाब दे रहे हैं। अशोक भारती जी प्लीज, वो चाहे जब किया जाता, जिस दिन पहली बार सरकार गठित हुई उसी दिन भी यदि निर्णय लिया जाता, तब भी टाइमिंग पर सवाल उठाते। अशोक भारती प्रेम शुक्ला जी, 2 छोटी बातें मैं आपके सामने और आपसे चाहता हूं कि आप उस पर अपनी राय भी रखें कि क्या इस देश का इनकम टैक्स पेई व्यक्ति गरीब है? एक मेरा ये सवाल है, ये आप इसमें बताएं। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने देखा हो जो 16(4) है, पहली बात तो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जिक्र नहीं है, तो संविधान में आप जो संशोधन करेंगे वो संविधान की जो मौलिक अवधारणा है, जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों का जो सवाल है उसका सवाल है। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप ये संशोधन लाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इसका आधार क्या है? क्या सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में, प्राइवेट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, क्या सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी से कम है? उसमें अगर कम है तो सरकार कर सकती है, लेकिन मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। अच्छा, पहले जरा सा जवाब सुन लीजिए। जी जी, अशोक भारती जी कृपया, अशोक भारती जी कृपया पहले तो इस भ्रामक अवधारणा से मुक्त हो जाए कि ये सिर्फ सवर्णों के लिए है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है लेकिन आर्थिक तौर पर वो वंचित हैं, ऐसे सब लोगों के लिए आरक्षण के प्रावधान की बात है। सर, कैबिनेट का जो ट्विटर हैंडल है उसने कहा है अपर कास्ट पुअर सेक्शन के लिए है डिसीजन, ये अपर कास्ट लिखा है उसमें, उच्च जाति गरीबों के लिए है। मैं तो आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या इनकम टैक्स में आदमी गरीब है इस देश में? 8 लाख जिसकी सालाना आमदनी है, क्या वो गरीब है? किया जाएगा फिर बीपीएल किस लिए है? हाँ निश्चित, बीपीएल किस लिए है? अगर आप ये कहते हैं बीपीएल वाले को देंगे तो हमें समझ में आता गरीब को दे रहे हैं, लेकिन आप तो इनकम टैक्स में आरक्षण की बात कर रहे हैं। मानदंड और गरीबों में भी आप जाति लेकर आ रहे हैं। आप मानदंड विमर्श, सवर्णों में सवर्णों को बांट रहे हैं, आप सवर्णों को गरीब और अमीर में बांट रहे हैं। जाति ले रहे, जाति तो जाति का झुंझुना बजाना जो है तथा कथित तो आप बजा रहे हैं। अच्छा बद्री जी की बातें करते हैं। चौहान साहब आपका जवाब देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, चौहान साहब भी अभी मैं आ रहा हूं। तथा कथित तत्व शास्त्री जो है वो जाति का झुंझुना बजाने पर आमादा होते हैं, वो बजाएं। सेना की तरफ से नहीं, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से हूं जी। और दूसरी बात मैं एक चीज बता दूं आपको कि अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था, मैं आ रहा हूं बद्री जी, उच्च जाति वालों की बीजेपी पार्टी नहीं है जी। अभी कुछ दिन पहले ये बयान दिया और उसके बाद आज के दिन ये है 10% के जो लॉलीपॉप जो आप कह सकते हैं सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लॉलीपॉप एक तरह से दे रहे हैं, लेकिन अब सवर्ण इसके बहकाव में आने वाले नहीं है। आपने पिछले जो 3 स्टेटों में जो चुनाव आपने देखे, उस तरीके जिस तरह सवर्ण नाराज हुए और खासकर जिस तरह से हमने एक पूरे राजपूत समाज ने, ब्राह्मणों ने, जितने भी क्षत्रिय समाज ने, और इन सब ने एक यात्रा निकाली और अपने जो हम राष्ट्रवादी जनता तो आप कहना क्या चाहते हैं कि आपके लिए मायने नहीं रखता है? बिल्कुल आरक्षण आपके लिए बेमानी है। ये बिल्कुल बेईमानी है, सवर्णों के साथ बेईमानी है और सवर्ण कोई भी इसके बहकाव में नहीं आना चाहता, क्योंकि मोदी जी ने आप जिस तरह मैं एक बार वोट बैंक के लिए आप ये कर रहे हैं, वोट बैंक नाराज है। मैं प्रेम शुक्ला जी से ये पूछना चाहता हूं, मंदिर के मामले में इन्होंने विधेयक लाना बंद कर दिया। जो राणा प्रताप की अवमानना पर चुप्पी साध लेते हैं, अशोक गहलोत के इशारे पर काम करने वाली करणी सेना
राणा प्रताप पाठ्यक्रम से निकाल दिए जाते हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं, इनकी गिग्गी बन जाती है। शुक्ला जी, करणी सेना की बात नहीं है, पूरे सवर्ण समाज की बात है। बता दें आपको, करणी सेना की बात नहीं है, कांग्रेस के इशारे पर नाचने वाले लोग जो है उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। करणी सेना राणा प्रताप जी को पाठ्यक्रम से निकाल दिया जाता है, उसकी गिग्गी बन जाती है। डर के मारे बोलते नहीं। तो ये जो लोग जो जातिवाद का नंगा नाच कांग्रेस के इशारे पर कैम्ब्रिज एनालिटिका से धर्म प्राप्त कर रहे हैं, सवर्णों ने 3 राज्यों में 3 बड़े राज्य सवर्णों के कारण उसके अंदर आप नहीं जीत रहे। अकबरवादियों को लाकर जो है आपने राजपूतों की शान बहुत बढ़ा दी है ना। आपने औरंगजेब और बाबरवादियों को, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहता हूं, आइए जरा मुद्दे पर आइए जरा मुद्दे पर प्लीज। जॉन साहब राजपूत अत्यंत प्रसन्न है और करणी सेना को जो है धन्य धन्य कह रहे हैं। आइए जरा मुद्दे पर एक बार फिर आते हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, फिर रागी साहब आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले टाइमिंग की बात हमने उठाई, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम संविधान की बात करें तो अभी तक हम सामाजिक असमानता की बात करते थे, लेकिन अब हम आर्थिक असमानता की बात करने लगे हैं, जिसके बारे में अभी तक कहीं कोई जिक्र है नहीं, न कोई स्टडी है। इसके आधार पर कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है? प्रोफेसर बद्री नारायण। अजय जी, एक तो करणी सेना हटा दी। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने अजय जी। और ये देखिए, आर्थिक असमानता की बात बहुत पहले से हो रही है जी, और आर्थिक असमानता के आधार पर आरक्षण की डिमांड भी होती रही है, लेकिन अभी तक कोई इसके इंडिकेटर्स नहीं बने हैं कि जिन आधार पे हम तय करेंगे कि इस आरक्षण के लिए जो आर्थिक वंचित को डिफाइन करना है या गरीब को डिफाइन करना है, इकोनॉमिक डिप्राइव को डिफाइन करना है, उसके इंडिकेटर्स क्या होंगे जी। उसका कोई सर्वे नहीं है, उसके कोई आंकड़े नहीं है। अब ऐसे में कैसे ये सरकार करेगी? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये शायद पहले शुरू करना चाहिए था। इन्होंने बहुत गलत समय पर इसको शुरू किया है। और इसका जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि जब आप इस तरह की डिस्परेशन में निर्णय लेते हैं, ही शुरू करना इस तरह की गलतियां करते हैं। ये बहुत जल्दी में निर्णय लिया गया है। और इसका देखिए, इसका दो बात है अजय जी कि इससे शायद ये होगा, अभी आप सुन ही रहे थे, और सचमुच सवर्ण को शायद ही इससे खुशी हो। यानी दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। और जो हमारे डिप्राइव जो आरक्षण से लेने पाने वाली जातियां हैं वो भी इससे नाराज होंगी। तो पॉलिटिकली भी ये मुझे नहीं लगता कि बहुत फायदे का निर्णय है बीजेपी का। लेकिन ये एक सवाल है कि आर्थिक रूप से गरीबी को कैसे एड्रेस किया जाए। क्या उसका रास्ता आरक्षण ही है कि और दूसरे रास्ते भी हैं? मुझे लगता है कि सरकार ये मान चुकी है कि अब तो विकास के और माध्यम शायद उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आरक्षण ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इसी मुद्दे पर मैं आना चाह रहा था। प्रोफेसर नारायण, बहुत अच्छा हुआ आपने इस पर टिप्पणी की। हम इस पर चर्चा आगे शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जी रागी जी बताइए। देखिए, अभी बात हुई कि क्या 8 लाख जिसकी वार्षिक आय है, क्या वो गरीब है? यदि इस पैमाने को मान लिया जाए तो जो ओबीसी का आरक्षण है उसे भी बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण में भी यदि आय लिमिट से यही प्रश्न उठता है। नहीं, चलिए देखिए, वो बारीकियां हैं। मैं बारिकियों में जा नहीं रहा ना रागी साहब, मैं बारिकियों में नहीं जा रहा, और इसीलिए आपने देखा होगा मैं उस मुद्दे पर भारती जी, अशोक जी आइए हम बारीकियों पे ना जाएं। मैं अभी पहले हमारा इस बहस का सबसे पहला फोकस था टाइमिंग, और उस पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। अजय जी बिल्कुल, अजय जी ये सवाल उठता है कि आज मोदी सरकार को अचानक ये कौन सी सुधी, देखिए अचानक आप सोकर उठे और राज्यों को आरक्षण दे देना चाहिए। राज्यों की हार सबसे बड़ा मुद्दा है। 3 राज्यों जिस रागी साहब हैं, बताइए रागी साहब। अजय जी, आप प्रश्न कीजिए, इतने आप आवेश में आकर के प्रश्न मत कीजिए। नहीं, प्रश्न कीजिए जी, लेकिन आप आवेश में आकर के मैं प्रश्न कर रहा हूं। दूसरी बात जी, अभी जो बद्री नारायण जी ने कहा कि देखिए सरकार ने ऐसा मान लिया है कि शायद विकास के और रास्ते नहीं है, मैं इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। देखिए, सरकार ने विकास का एक जो अपना पैमाना है वो तो है ही, मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं, और मैं बद्री नारायण जी शायद इस बात से सहमत हैं कि आरक्षण एक झुंझुना है, और वो झुंझुना जो है वो दलितों को भी दिया गया है, आपकी समर्थित सरकार ये झुंझुना क्यों दे रही है? सुन लीजिए जी, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आरक्षण में थोड़ी सी एक बात करने पर भी यहां पर एक पूरे देश में बवाल मच जाता है, और उसे आप जहां आरक्षण के विरुद्ध थोड़ी सी भी बात करें वो आपको घोषित कर दिया जाता है कि आप तो दलित विरोधी हैं।
तो रागी जी कहिए ना कि आप इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। नहीं, आप झुंझुना कहिए ना, खुलकर कहिए सबके सामने। संगीत रागी सवर्णों के गरीबों को आरक्षण देने के खिलाफ है, आरएसएस उसके खिलाफ है। कहिए छाती ठोक के, इतना तो ईमानदार बनिए, छाती ठोक के कहिए, इतना ईमानदारी तो बढ़ती है। अजय जी, मैं ऐसी बहस में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये बेतुकबंदी और बेतुकी बातें हैं। रागी जी आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखा। बात कर रहे हैं रागी जी, समाज को यदि बांटना है, नहीं मैंने तो आप दलित को खांचे में बांध दीजिए, चलिए ठीक है, ओबीसी के खांचे में बांध आप ये कह रहे हैं ना कि आपको आप रागी जी आप अच्छी तरह आइए जरा बहस को आगे बढ़ाते हैं ना। ओबीसी के आपने कहा, अजय जी मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, करिए। दलितों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज उच्च कोटि के आराम और सुविधा। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे मूल पॉइंट पर आइए ना। आप चारों तरफ भूमिका बांध रहे हैं। आरक्षण मिलना चाहिए था, एम्पावर होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। दलितों में स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख रुपए की आमदनी, यहाँ बहस दलित आरक्षण पर नहीं कर रहे हैं। मैं जरा इस चीज को करेक्ट कर दूं, हम यहाँ पर दलितों पर आरक्षण की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सवर्णों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार की क्या नीति है? आइए अशोक जी प्लीज अशोक जी, एक सेकंड प्लीज, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं। गौरव चैटर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी पूरी तरह के आधार पर प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचे। अशोक जी और रागी जी, एक मिनट। गौरव चैटर्जी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव जी, जिस तरह से आज कैबिनेट का यह फैसला है, सवर्णों को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर, आपको लगता है कि यह फैसला सवर्णों के हित के लिए है या यह चुनावी स्टंट है? गौरव जी, पहले तो सबको पता होता है कि चुनाव के 6 महीने से पहले और 6 महीने तक जो होता है वो चुनावी स्टंट ही होता है, सबको पता होता है। ये विधानसभा के लिए भी सही है। पर ये बोलने के बाद हम एक बात बोलना चाहते हैं कि आरक्षण क्यों होता है। ये बेसिक पॉइंट है। आरक्षण ये इस कारण होता है कि जो हाशिए पे रखे गए हैं, जो निपीड़ित हैं, जो दलित हैं, और दलित हम दलित कैटेगरी को नहीं बोल रहे हैं, जिसको दला गया है वो जो दलित है, तो उसको जो भागीदारी होना चाहिए वो भागीदारी देने के लिए आरक्षण है। ये बेसिक पॉइंट है जी। अब हमको पता है कि जात के आधार पर, हमको पता है कि ट्राइब्स जो है, जो ट्राइबल्स जो है, उनको बहुत सैकड़ों सालों से दला गया है, ये सही बात है। अब अगर आप बोलना चाहते हैं कि इकोनॉमिक जो श्रेणीगत जो दलन होता है वो भी सही है, ठीक है, तो आप श्रेणीगत जो है वो सबका कीजिए। अगर इफ यू वांट कि एक इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि जो आर्थिक जो अवस्था है उसके तहत अगर आप समझते हैं कि निपीड़न होता है, तो आप इसमें क्यों कास्ट ला रहे हैं? क्योंकि जात जो है और श्रेणी जो है वो उनका जो निपीड़न है, वैलिड पॉइंट आपने आप रखा है। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। ये आरक्षण फिर मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? ये आरक्षण फिर क्रिश्चियन के लिए क्यों नहीं? ये आरक्षण बुद्धिस्ट के लिए क्यों नहीं? ये आरक्षण सिख के लिए क्यों नहीं? सिर्फ सवर्णों के लिए क्यों? बिल्कुल सही बात। और ये जाट के लिए, पटेल के लिए, उनके लिए क्यों नहीं? इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए ही आरक्षण है। ये आरक्षण इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए है, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं उनके लिए आरक्षण है। प्रेम शुक्ला जी, आप फिर भ्रमित कर रहे हैं आप लोगों को। आपने सवर्णों के आरक्षण 10% आरक्षण देने की बात कही है। आप ये कोई भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, भ्रमित है। आप भ्रमित कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि आप जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, 5 साल से देश को भ्रमित ही करते हैं। 15 लाख के लिए आपने भ्रमित किया, और 2 करोड़ नौकरियों के लिए भ्रमित किया, और आज जो 10% आप तो वैसे ही भ्रमित हैं। आप तो कैम्ब्रिज एनालिटिका की सुपारी लिए कह रहे हैं। आप तो राणा प्रताप के अपमान में आपको आनंद आ रहा है। अशोक गहलोत की सरकार राणा प्रताप का अपमान कर रही है और करणी सेना की नीति बदली हुई है। तो आप तो वैसे ही भ्रमित हैं और आप उत्पीड़ित हैं। आप दूसरों के घर पर पलने वाले लोग जो है परजीवी वैसे ही परेशान होते हैं। करणी सेना एक स्पष्ट है। अभी तमाम जो बयान आ रहे हैं मंत्रियों के भी 10% आरक्षण अगड़ों को। अब ये बताइए कि अचानक ये सुध क्यों आई है? क्या बार बार मिली हार, 3 राज्यों की हार, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में बार बार यह कहा जाना कि अगड़े आपका समर्थन नहीं कर रहे हैं, इन तमाम वजहों से आज भारतीय जनता पार्टी इस कदम को लेकर आगे बढ़ रही है?
मुझे लगता है बहुत भ्रामक प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 16 राज्यों में चुनाव जीती भी है। एनडीए ने लगातार 16 राज्यों में चुनावी विजय भी प्राप्त की और 3 राज्यों में जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, मध्य प्रदेश में आप रीवा एक जिला जानते होंगे जी, और रीवा सवर्ण बहुल जिला और सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो यदि सवर्ण नाराज है इस तरह की बात, देखिए हम सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले लोग, कभी भी हमने जाति गोत्र धर्म की राजनीति नहीं की है। जो वंश जाति गोत्र धर्म के परे नहीं सोच सकते हैं वो निश्चित तौर पर इस तरह के आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर करने का निश्चय लिया है। अमित जमई साहब, देखिए सर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये बहुत सेंसिटिव हैं जी, इनको करना ये चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कि सबसे पहले जो कास्ट सेंसस है उसमें पूरे देश की हम लोग आबादी पता कर ले कि किसकी कितनी आबादी है, उसके बाद उसमें कितनी गरीबी है, कितना पिछड़ापन है, कोई एक सर्वेक्षण तो हो, नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा। अजय जी, मैं आपको बहुत रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं आज ये, और दोबारा से हमारे अपर कास्ट के लोग नाराज होंगे कि देखो दलित ने ले लिया, ओबीसी ने ले लिया, हमको नहीं मिला, क्योंकि आरक्षण का आधार इकोनॉमिक नहीं है। जी आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं संगीत जी, संगीत रागी जी ने बहुत अच्छी बात बोली। अजय जी, हमें चेक करना पड़ेगा। कमीशन था, मंडल कमीशन के आधार पर जब बोला कि हमें और आरक्षण देखना चाहिए कि कैसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं कास्ट का सेंसस कब का था मालूम है? उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो 10 करोड़ का वो नौकरी का वादा किया था, उसके बाद से कोई सेंसस नौकरी नहीं दे हुआ था, देते इसके बावजूद भी दिया गया फायदा हो जाता। और जब आर्थिक आधार पर आरक्षण की आप जब बात करते हैं जी, तो उसमें कास्ट सेंसस की बात होती ही नहीं है, आएगी ही नहीं, क्योंकि वो कोई भी तबका से हो, कोई भी सामान्य कैटेगरी। लेकिन अभी तो यहाँ अपर कास्ट के लिए है खाली ना रागी साहब, मामला नहीं है संगीत रागी जी, यही तो मामला है ना। अभी सरकार ने हर किसी के लिए नहीं किया ना, ये सिर्फ अगड़ों के लिए है। संविधान में आर्थिक आधार पर प्रोविजन नहीं है, उसका क्राइटेरिया एक बेंचमार्क दिया हुआ है कि यदि 8 लाख से कम यदि आपकी आर्थिक आय हो और 5 हेक्टेयर से कम जमीन आपके पास हो। संगीत रागी जी, हम अगड़ों की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4 जातियों की बात कर रहे हैं ना, आप सिर्फ 4 जातियों की बात कर रहे हैं, उसके अलावा किस 5वीं जाति की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगड़ी जातियों में सिर्फ 4 ही जातियां कैसे हैं? क्या बात है अजय जी? ये गलत अजय जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए। ऐसी बात नहीं है। चलिए, यही चीजें प्रेम शुक्ला जी, ये सिर्फ 4 ही जातियां नहीं है। संगीत रागी जी से एक सवाल है जी, वो ये सवाल है कि जो एससी और ओबीसी को ऑलरेडी आरक्षण मिला था। प्रेम शुक्ला जी, अभी जरा एक अमित जमई जी की बात सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। 100% जी। अब सवाल ये है अजय जी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं अमित जमई ओबीसी को आज तक इम्प्लीमेंटेशन रिजर्वेशन का नहीं हुआ। अमित जमई जी, समाजवादी सवाल ये है कि जब सरकारी नौकरियां आज नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है ना, तो आप कहां दोगे उनको? आप गोल पोस्ट मत बदलिए, कृपा करके मुझे सिर्फ आप तर्क। ठीक है अमित जमाई जी, आपके प्रश्न हमने सारे उत्तर दिए, एक प्रश्न के मेरे उत्तर दीजिए आप जी। समाजवादी पार्टी पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में विरोध में रही है। समाजवादी और बसपा जो है आरक्षण पदोन्नति में आरक्षण की समर्थक रही है। तो सपा बसपा का जब गठबंधन हो रहा है तो कृपया ये स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में या विरोध में? उसको पता नहीं है। आप पदोन्नति में, समाजवादी पार्टी का पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में क्या स्टैंड है? आपने 2012 का जब चुनाव जीता था तो पदोन्नति में आरक्षण का विरोध किया और पदोन्नति में आरक्षण को रद्द किया था उत्तर प्रदेश में। पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में समाजवादी पार्टी की अखिलेश सिंह यादव से बसपा के गठबंधन के बाद आपकी क्या भूमिका है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड अपर कास्ट के मामले में पदोन्नति में आरक्षण के हित में और पहले विरोध में थे। अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण की प्रेम शुक्ला जी, जाहिर सी बात, ये दो दलों के बीच की बात है, इसे हम वहीं छोड़ देते हैं, प्रोफेसर नारायण, मैं आ रहा हूँ। रागी साहब प्लीज, रागी साहब मुझे प्रोफेसर नारायण साहब बात जाती है। प्रोफेसर नारायण, आप अपनी बात कह रहे थे, प्लीज। पहले जाति जनगणना करके प्रोफेसर नारायण अपनी बात कहिए। प्रोफेसर नारायण। हाँ, मैं ये कह रहा था अजय जी कि देखिए, ये तो तय है कि सवर्णों में भी गरीबी है,
जी। और इसके तरफ कांशीराम का एक मैं प्रसिद्ध उक्ति कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों को में से गरीबी देखी तो मुझे लगा कि वो तो हमारे यहाँ के दलितों से भी गरीब हैं। गरीबी तो है, लेकिन आरक्षण एक रास्ते के रूप में तभी लिया जाता है जब आप डेवलपमेंट के अन्य माध्यमों से उसको सप्लीमेंट नहीं कर पाते, उसको रिकवर नहीं कर पाते उस गरीबी को। आरक्षण देखिए डेवलपमेंट की असफलता है, इसको आपको मानना पड़ेगा। आरक्षण कोई बहुत एडअप करने वाली चीज नहीं है, ये एक मजबूरी है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास फेल हो गया, इसलिए आरक्षण की बात कही जा रही है। कांशीराम जी खुद कहते थे कि आरक्षण एक भिक्षा। नहीं मुझे अजय जी एक यहाँ पर पॉलिटिकल रिएक्शन असद प्रोफेसर की, लेकिन आशय ये है, आपका आशय यही था ना। अभी असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से बाहर निकलते ही उन्होंने क्या कहा है सरकार के इस कदम पर, आई जरा पहले ही देख लेते हैं चर्चा, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक ग्राउंड पे क्या संविधान में प्रोविजन है? आर्टिकल 15 और 16 में कहाँ है इकोनॉमिक ग्राउंड पर मिलने का? और आप क्या आर्टिकल 15-16 कमेंट करेंगे? तो बताइए कैसे करेंगे आप? लाके देश में बताइए कैसे करेंगे? इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन मिलता ही नहीं है। रिजर्वेशन मिलता है डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड पर, अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर, और उसका एम्पिरिकल एविडेंस होना चाहिए। एम्पिरिकल एविडेंस कहाँ है बताइए आपके पास? तो ये सब जुमलेबाजी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक जिसको हम उर्दू में कहते हैं शोबेदेबाजी कर रहे हैं, ये कानूनी नहीं टिक पाएगा। ये प्रेम शुक्ला जी, जुमलेबाजी आप कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट से निकलने के साथ ही एक बार फिर आपके ऊपर जुमलेबाज होने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी संविधान की सुविधाजनक व्याख्या करने के लिए कुख्यात हैं। जब धर्म के आधार पर आरक्षण के संदर्भ में संविधान सभा में बाकायदा बहस हुई और धर्म के आधार पर आरक्षण को इनकार कर दिया गया, लेकिन AIMIM जो है उसने TRS को समर्थन जो है धर्म के आधार पर आरक्षण के आधार पर ही दिया। तो क्या ओवैसी संविधान को मानते हैं कि संविधान की सुविधाजनक व्याख्या करेंगे? आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान संशोधन के माध्यम से लाया जा सकता है, यह स्थिति है, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण के विरुद्ध तो संविधान सभा में चर्चा में आया था। फिर भी धर्म के आधार पर आरक्षण, सपा बसपा यहां तक की जो है ओवैसी का तो मूल एजेंडा यही है। तो जब आपको आरक्षण देना होगा तो संविधान की सुविधानुकूल व्याख्या कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। गोरगो जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गोरगो जी कांग्रेस ने यही गलती की थी जी। गोरगो जी को सुप्रीम कोर्ट को किनारे रख के जो नरसिम्हा राव की सरकार ने गलती की थी उनको भुगतान करना पड़ा था। बिल्कुल, हमारे अमित जमीन साहब उसी मुद्दे पर आएंगे। आखिरी मेरा सवाल वही होगा, लेकिन गोरगो जी क्या कह रहे हैं आप? मेरे 2 पॉइंट्स हैं। एक बात है कि जो 10% की बात किया जा रहा है, ये 10% नंबर आप कहां से लाएं? फॉर एग्जाम्पल जो SECC डेटा है, जहां सवर्ण कितने हैं, OBC कितने हैं, SC कितने हैं, उसका फुल डेटा आया नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछना है कि ये 10% नंबर का सोर्स क्या है। दूसरी जो बात है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे आरक्षण होता है। रिसेंटली जो किया हुआ है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के लोगों का आरक्षण हुआ है, गुजरात में गुजरातियों का आरक्षण हुआ है, 80% भाजपा का ही सरकार है, कर्नाटक में हुआ है। तो इसका मतलब है कि दूसरे टाइप के भी आरक्षण है। थर्ड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ये है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर एक जो जॉब के जमाने से चल रहा है भैया। अरे भाई, सबसे पहले विधान चंद्र बसु ने स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण का प्रावधान बोलने किया, उसको आप विसार दे रहे हैं। हाँ ठीक है। नहीं पहले आप जो है बंगाल में फर्स्ट ऑफ ऑल बंगाल में लोगों को रोजगार, अरे यार कौन बीच में बोल रहा है? प्रेम शुक्ला जी आपसे बात कर रहे हैं। गोरगो जी, प्रेम शुक्ला जी आपसे बात कर रहे हैं आप। हाँ, विधान चंद्र बसु ने 1950 फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेम शुक्ला जी जो पश्चिम बंगाल में स्थानीय लोगों को बार बार बोलने से सच झूठ नहीं होता है। नहीं जानते हैं। चलिए विधान चंद्र फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं। बस 1 मिनट जरा गोरगो जी को उनकी बात खत्म कर लेने देते। 1 मिनट मैं 1 मिनट आ लीजिए। गोरगो जी को उनकी बात खत्म कर लीजिए। नहीं, आपने ये भी कृपया स्पष्ट कर दीजिए जी। प्रेम शुक्ला जी 1 मिनट, गोरगो जी अपना जवाब दे। गोरगो जी इसका जवाब दीजिए तुरंत। भाजपा ही है क्या? बिल्कुल, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाँ 2008, हाँ वो तो बात सही पता चलता है। 2018 में जो बंगाल में कोई बंगाल बेस्ड आरक्षण का बात नहीं है, पर जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑल इंडिया एग्जाम में, बोलने दीजिए भाई, अरे बोलने दीजिए। बीजेपी को सच से इतना डर क्यों है? जो है हमेशा 2018 में एज ऑफ टुडे
ना उलूक दल को जैसे ही, अरे भाजपा को सच से डर क्यों है? तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? भाजपा को डर, सच से डर क्यों है? अरे 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 ये बोल नहीं, अब बोलने देंगे क्या? तू तड़ाक करना शुरू कर दूंगा। 2000 तुम तड़ाक करना नहीं, भाषा की मर्यादा भी ठीक है। अरे तुम क्या मालिक हो इस चैनल का? कांग्रेस वाले जो हैं ये बंगाल नहीं है। तुम क्या मालिक हो इस चैनल का? कोई कार्टून बना देगा तो उसकी अरे क्या है या कोई क्या है? ये तो बोलने नहीं देंगे। ये कहाँ से आ गए? बंद कर दो। ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? आपके साथ 1 घंटे से आइए, मैं आप दोनों के बीच में आना क्षमा चाहता हूँ। जॉन साहब प्लीज, जॉन साहब। नहीं, मैं कुछ नहीं बोला हूँ। नहीं, मेरा पॉइंट जो है मैं बोलूंगा। मेरा पॉइंट जो है मैं बोलूंगा। आप जल्दी बोलिए ना गोगो जी, प्लीज। नहीं, मेरा पॉइंट अब मैं बोलूंगा। बोलिए। डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भाषा के भित्तिक में ही वह है। हिंदी में और अंग्रेजी में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, हर एक स्टेट का कोटा चाहिए। बंगाल 8% है बंगाली, उनका कोटा चाहिए हर एक में। अगर डिस्क्रिमिनेशन आप बोलते हो कि भाषा पे आधार पे भी होता है, तमिल लोगों को नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। अब आ गए ना कोटा पे। मैं क्षमा चाहता हूँ, अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आप सबको रोक रहा हूँ प्लीज। एक बड़ी खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शीतकालीन सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। अभी यह खबर आ रही है, सरकार इस बाबत विचार कर रही है कि शीतकालीन सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बिल को जो सदन में लाना चाहती है उसके लिए बहस के लिए और वक्त की गुंजाइश बनाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा की अवधि को बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी ये बड़ी खबर सामने आ रही थी। जी चौहान साहब। जी अजय जी, मैं आपको इतना बता दूं कि ये बीजेपी को आरक्षण सिर्फ सवर्णों के लिए नहीं है, हमारे मुस्लिम देश के मुस्लिम जो भाई हैं उनको भी आरक्षण की जरूरत है और वो भी आरक्षण से पिछड़ रखे हैं। लेकिन अभी 3 राज्यों के जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए, जिस तरह से बीजेपी हारी है और सवर्णों ने इसका विरोध किया और उसके कारण ये हारी, तो उन्होंने सवर्णों को एक लॉलीपॉप देने की बात कही। अगर जहां पे मुसलमान इनको वोट नहीं देंगे, पश्चिम बंगाल अगर मुस्लिम दे तो वहां पे मुस्लिमों को भी आरक्षण देने की बात कहेंगे। आरक्षण देना है तो वो सभी कैटेगरी होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, सिखाई हो, सभी को मिलना चाहिए। और वो चाहे गरीब किसी भी जाति का हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो। लेकिन आरक्षण इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 10% किसी को दे दिया, 5% किसी को दे दिया, 20% किसी को दे दिया। आरक्षण इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण सभी जातियों को, सभी धर्मों को मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जिस तरीके से ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बांट दिया है आरक्षण ने, कहीं दलित, कहीं सवर्ण, कहीं मुस्लिम, तो ये बिल्कुल गलत है। अशोक जी, खिलाफ बिल्कुल हम हैं। अशोक, मैं तो तथ्य सामने रखना चाहता हूं और सरकार से और शुक्ला जी से पूछना चाहता हूं कि कैटेगरी ए में सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सवर्णों का प्रतिनिधित्व वो 69% है और बी में 64% है, सी कैटेगरी में 55% है, डी कैटेगरी में 38% है। जिन जातियों का, जिन 4 जातियों की बात कर रहे हैं, सवर्णों की बात कर रहे हैं, उनकी देश में कुल आबादी 10-12% है। 10% को तो आप 10% आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और जो 52% पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको 27% पे लटका रहे हैं। आपके पिछड़ी जाति के प्रधानमंत्री पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? प्लीज प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने कम है, उनको ज्यादा आरक्षण दे रहे। तो ये जो बात है, आप बताइए कि जिनका प्रतिनिधित्व सरकार में, मंत्रालयों में, अर्थव्यवस्था में उनकी आबादी से ज्यादा है, उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट सर एक करके। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, भारती जी पहले तो भ्रमित है। भारती जी पहले कहते हैं जाति के आधार पर आज तक जनगणना का किसी के पास रिकॉर्ड नहीं, यही लोग कह रहे हैं। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, ये जातियां इतनी हैं और मैंने कहा आपके पास ऐसी स्थिति के आंकड़े हैं, आपकी सरकार आंकड़े साझा नहीं करनी चाहती क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि सवर्णों की असली हालत क्या है, जातियों की जो है गरीब लोग हैं, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, किनके पास जमीन है, किनके पास जमीन नहीं है। लेकिन आप जानबूझ के सवर्ण जातियों के आंकड़ों को छुपा के रखा हुआ है। 2012 में अशोक जी, जातीय राजनीति जो है बेनकाब है। जातीय राजनीति बेनकाब है। देखिए, जातियों का जब आपके पास कोई वैज्ञानिक डाटा नहीं, जरा बात तो सुन लीजिए, कौन सी जाति के कितने प्रतिनिधि है ही नहीं है, तो दूसरी तरफ ये डाटा आप कहां से लेके आ रहे हैं? तो कृपा करके, और ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसको कृपा करके जातियों से जोड़ने का दुष्कर्म ना करें और कृपया लोगों को भ्रमित ना करें। अमित जमाई साहब एक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसका संगीत रागी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जमाई साहब जी, अमित जी प्लीज।
भारती जी ने जो बात बोली है वो ये कही है, ये डाटा भारत सरकार का है कि एससी, ओबीसी और जनरल का जो प्रतिनिधित्व है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, उसमें 10-12% जिनकी आबादी है उनका प्रतिनिधित्व है 80%, और जिनकी आबादी 60% है उनका प्रतिनिधित्व कितना है? 5% भी नहीं है, जो ओबीसी कम्युनिटी है, एससी का भी नहीं है। अभी समाजवादी के एक सांसद है जावेद अली खान साहब, उन्होंने संसद में एक विधेयक लाने की बात बोली है कि 60% जिनकी आबादी है, 60% उनको हिस्सा सरकारों के रिसोर्सेज में मिले। लेकिन ये जो सरकार ने अभी किया है वो मैं अजय जी बताना चाहता हूं। दरअसल जब आपको 4 राज्यों में वोट लेना था तो आपको किसका वोट लेना था? एससी और ओबीसी का। तब आपने अपर कास्ट को एससी एक्सटी एक्ट में नाराज किया। जब वहां पे आप नाकाम हो गए, अब आप अपर कास्ट नाराज है। अब ये अपर कास्ट पहले तय कर लीजिए, करनी सेना वाले कह रहे हैं कि सवर्ण नाराज है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कह रहे हैं कि एससी एसटी नाराज है। पहले ये दोनों तय कर ले कि नाराज कौन है। दोनों ही नाराज हैं, आपसे दोनों ही नाराज हैं। दरअसल नाराज जो है समाजवादी पार्टी के लोग हैं, आपसे कौन कुछ है? अगर 10 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री मोदी जी ने राहुल गांधी देश के नौजवानों को 10 करोड़ संगीत रागी जी तो नौजवान को रोजगार मिलता ना। प्लीज मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त बचा है, इसलिए मैं इस चर्चा को कम से कम एक नतीजे तक ले जाना चाहता हूँ। संगीत रागी जी प्लीज, चौहान साहब प्लीज, आग्रह। संगीत रागी जी सरकार से नाराज। संगीत रागी जी देखिए, मैं पहले तो मैं बद्री नारायण जी के इस तर्क से बिल्कुल असहमत हूं कि आरक्षण देने का मतलब है कि विकास की योजनाओं से सरकार जो है वो मान करके चल रही है कि विकास का रास्ता जो है, डेवलपमेंट का रास्ता जो है, एम्पावरमेंट का रास्ता नहीं है। ये दोनों पैरेलल रास्ते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूं कि विकास का रास्ता ही असली रास्ता हो सकता है एम्पावरमेंट का, लेकिन चूंकि ये प्रतीकों के तौर पर आ चुका है इसलिए, और ये कहना कि दलितों अच्छा, रागी साहब मुझे संघ परिवार की एक नीति स्पष्ट कर दीजिए। संघ परिवार आरक्षण के पक्ष में है या विरोध में? देखिए, मैं संघ परिवार ने आरक्षण को हमेशा ये कहा है कि जब तक ये असमानता है, सामाजिक असमानता है, तब तक वो आरक्षण के समर्थन में खड़ी है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ रहा हूं कि वो आरक्षण जो है वो सवर्णों के बीच में भी आप कई ऐसे मामलों को जा करके आप देखिए उनकी हालत क्या है। रागी साहब सीधा सवाल, चौहान साहब संघ परिवार की मानसिकता पर सवाल खड़े कर। सवाल जाति के आधार पर इस देश को इनसे टीवी पे कुछ पूछेंगे और पीछे से कुछ बताएंगे, संघ परिवार कभी नहीं बता सकता। सुन लीजिए, और जहां तक अशोक भारती जी का सवाल है कि 68% और 72% जो आप प्रतिनिधित्व जो है वो अपर कास्ट का है जी। यदि दलितों में एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक यदि एजुकेशनल एम्पावरमेंट नीचे से नहीं होगा तो ऊपर जाकर के आप एम्पावरमेंट कर ही नहीं सकते हैं। आप उनका ड्रॉप आउट अशोक जी, आप चाहते हैं कि एकाएक यदि वहां आकर के खड़ा हो जाए तो आप पीछे की सरकारों को कोसिए रादर देन कि अभी आप सरकार। मैं तो कहता हूं कि यदि मायावती चीफ मिनिस्टर हो गई तो कौन सा दलितों का एम्पावरमेंट हो गया? कोई यदि मैं तो कह रहा हूं कि यदि प्रधानमंत्री भी दलित बन जाए तो कौन सा एम्पावरमेंट हो जाएगा? आप संविधान सभा की और पार्लियामेंट की डिबेट के रिकॉर्ड जाके देखिए। अरे भाई, मैंने पढ़ा, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए। जो आरक्षण है वो गरीबी हटाओ अभियान नहीं है, वो देश में प्रतिनिधित्व का सवाल है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सवर्ण जाति, इनके प्रतिनिधित्व का सवाल है। गरीबी हटाओ योजना नहीं है। आपकी सरकार आरक्षण को गरीबी हटाओ योजना के तौर पे देख रही है। ये फंडामेंटली गलत है और ये सवर्णों की पीठ में छुरा भोगने का काम कर रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात कही नहीं रहा हूं। सवाल तो ये है कि क्या प्रोफेसर भारती, एक सेकंड, चौहान साहब प्लीज हो जाएगा। प्रोफेसर भारती नहीं लिखे, प्रोफेसर भारती तो कहाँ से सारा पढ़ने का डेगा तो महाराज आपका। अशोक जी प्रोफेसर नारायण प्लीज आपकी आखिरी टिप्पणी देश के लिए अभी चौहान साहब एक मिनट प्लीज। प्रोफेसर नारायण चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई नहीं हो। रागी साहब दलितों को कौन ऐसा, रागी साहब ऐसा कैसे संभव है कि दलितों को आप एम्पावरमेंट करें? यू डोंट वांट टू अनपढ़ व्यक्ति को भी प्रतिनिधित्व। प्रोफेसर नारायण प्लीज अशोक जी रागी जी मेरे पास 1 मिनट है। अशोक जी और रागी जी मेरे पास 1 मिनट है। बना देंगे। आपने किस अंगूठा छाप को बनाया? आप बताइए, अंगूठा छाप बनाने के लिए क्वालिफिकेशन है क्या? ये
ये तो आप बता रहे हैं। अरे अशोक प्लीज, अशोक जी और रागी जी प्लीज प्लीज, प्रोफेसर नारायण, हेल्थ मिनिस्टर चौहान साहब, प्रोफेसर नारायण आखिर टिप्पणी आपकी। कोई ब्लास्ट नहीं हुई प्रधानमंत्री। प्रोफेसर नारायण ये देश का दुर्भाग्य है। प्लीज 1 मिनट, बस मेरे पास 1 मिनट का समय है। प्रोफेसर नारायण जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण एक सिंबॉलिक रास्ता है, लेकिन मैं, आप चूंकि बहस अंत करने जा रहे हैं, बस एक बात मैं कांशीराम जी का कोट करना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा है कि आरक्षण भिक्षावृत्ति के भाव को बढ़ाती है, तो आरक्षण से कोई बहुत आप रिकवरी नहीं करने जा रहे हैं, एकदम बहुत साफ सी बात है। चलिए प्रेम शुक्ला जी, आप रिकवरी कर पाएंगे क्या? वाकई में ऐसा संभव हो पाएगा कि आप सवर्णों को अपनी तरफ लुभा पाएं? क्या यह संभव है, हाँ या ना? मेरे पास वक्त बस 30 सेकंड है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, किसी को लुभाने का मुद्दा नहीं है, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा है। आर्थिक तौर पर वंचित लोगों को न्याय सुनिश्चित करने का मुद्दा है। प्रलोभन इसका कहीं से भी उद्देश्य नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा राजनीतिक दाव है, लेकिन क्या वाकई में बीजेपी के लिए फलित होगा? बने रहिए हमारे साथ। बड़ा सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ नेशन। का आरोप लगाया